मियां नदीम साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट राजा जावेद इकबाल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इंतहाई प्यारे बड़े भाई, हमारी मुल्तान बार का सरमाया, लाहौर में होते हैं आजकल, सिकंदर जावेद साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं सर। Before proceeding further for today's function, I would like to request the dignitaries, our honorable guests, to come on stage and have their seats. मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तहरीक में, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो किसी माशरे के और तबके से हो या वकला के तबका की तरफ से, हमेशा मुल्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है। और मैं ये बात अपने वसूख से कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हर किसी भी जदोजहद में, हर तहरीक में मुल्तान में जो किरदार रहा, लेकिन मुल्तान के वकला का पूरे पाकिस्तान में एक भरपूर किरदार रहा है। तो फिर एक मामूली आदमी से लेकर एक बड़े आदमी तक सबको इंसाफ मिले, और इंसाफ मिलना सिर्फ यही होता है कि अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसके साथ इंसाफ यही है कि उसको सजा नहीं मिले, और अगर किसी ने जुर्म किया तो उसकी जो भी हैसियत हो उसको सजा मिलनी चाहिए। कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान सिटी से ही है। मेरे दादा जैसे शबीर अहमद साहब ने मुल्तान से ही प्रैक्टिस शुरू की थी, और बल्कि मैं ये बताता चलूँ कि मुल्तान को ये दाद भी जाता है कि पहले एडवोकेट जनरल मुल्तान ही से थे जैसे शबीर अहमद साहब। और दूसरा ये है कि मेरा आप लोगों ने मुझे लाहौर हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी इलेक्ट किया 2009 में, जब अदलिया बचाओ तहरीक चल रही थी, और उस वक्त, और इससे पहले मेरे भाई को आपने इलेक्ट किया था जब अपना LFO की तहरीक चल रही थी। आज भी मैं समझता हूँ कि बार को आज़ाद करने की ज़रूरत है। बार का रोल जो पिछले पूरे साल रहा है, आपने देखा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की ये सब सर्वेंट पार्टी के तौर पर चल रही है। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहिब, जनाब मोहम्मद अली गिलानी साहिब, जनाब महमूद अशरफ साहिब, जनाब खालिद अशरफ साहिब, जनाब रियाजुल हसन गिलानी साहिब, जनाब साबका सदूर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, और मेरे वकला भाइयों, मुल्तान से वकला भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज मुझे आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ यहाँ आकर आपसे चंद बातें करने का मौका मिला। और बाकी जो मसाइल हैं उसके बारे में तो आपसे ज़ुबैरी साहब
बताएंगे चंद एक बातें जो मैं समझता हूँ करने वाली ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर बड़े सालों से एनरोलमेंट, सुप्रीम कोर्ट के एनरोलमेंट को बहुत एक्सप्लॉइट किया। पाकिस्तान बार काउंसिल में कमेटी बनाई गई अपनी मर्जी से, और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको पीछे रखा गया, और जो सिर्फ अपने पसंद के लोग थे, चाहे उनकी सुप्रीम कोर्ट में वकालत थी या नहीं थी, उनको एनरोल किया गया। यानी जो जिस एंगल से ये किया गया, एनरोलमेंट कमेटी चलाई गई, बड़ा ही अफसोसनाक बात है। हालांकि एनरोलमेंट सुप्रीम कोर्ट में हर वकील का हक है, ख़ास तौर पे उस वकील का जिसको अपनी हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिल जाता है। उसके बाद उसका हक है कि वो एनरोल हो जाए। ये एनरोलमेंट कमेटी वाला जो ड्रामा रचाया गया है पिछले सालों में, नहायत अफसोसनाक, और इसमें बड़े अच्छे लोग सफ़र कर गए। इस तरह के मैं बेशुमार, वो 4 या 5 साल से इंतज़ार में बैठे हैं। इस तरह की बेशुमार मिसाल हैं कि अच्छे प्रोफेशनल वकीलों को तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं मिल सका, लेकिन जो पसंदीदा लोग थे जिनकी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं थी, उनको आउट ऑफ टर्न ला के उनको एनरोल किया गया। तो मुझे अच्छे से याद किया जाए कि एक आदमी आया था, उसने खिदमत की और फिर वो चला गया। देखिए, ये हर जगह जब मैं जहाँ गया, उन लोगों ने बहुत मुझसे बातें की। आपके शहर मुल्तान में भी बड़ा ज़बरदस्त शहर है, खूबसूरत शहर है, खूबसूरत लोग हैं, कि उन्होंने कहा कि ये हमारे मसाइल हैं। अब मैं इस इलेक्शन का सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, बड़ा मुश्किल इलेक्शन है, कोई बात इसमें है कि आपको अपनी प्रैक्टिस छोड़नी होती है, अपना घर बाहर छोड़ना होता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं आपसे कहूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ता तो मैं इतनी जगह पाकिस्तान में मैं नहीं गया जो मैंने देखी है सर। और मैं आपको क्या बताऊँ, हमारा मुल्क बेहद हसीन है, काश हम इसकी कदर करते। मुल्तान, बहावलपुर ये खित्ता मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ से इंसाफ का परचम हमेशा बुलंद होता रहा है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले ज़मानों में जब इंसाफ की अमलदारी के लिए या कानून की हाकमियत के लिए यहाँ वकला काम कर रहे हैं, इस खित्ते का क्या रोल है? का रोल पहले भी बहुत अहम था और अब भी, और उसके बाद भी बदस्तूर उसी तरह कायम रहेगा। यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जनूबी पंजाब के इस खित्ते में जो है आबादी रहती है, और यकीनन माशरती मसाइल में उनका भी उतना ही किरदार है जितना दीगर अक़वाम का है या दीगर सूबों के रहने वाले लोगों का है। तो उनको इंसाफ की फराहमी के लिए मौक़े भी पूरे मिलने चाहिए, और इसी तरह उनको नुमाइंदगी के लिए भी पूरी जो है वो नुमाइंदगी उनको मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। हमारे दोस्तों ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है इस दफ़ा, चूँकि टर्न जो है वो कराची और सिंध के पास थी, तो आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब की शक्ल में हमें एक बाकिरदार और बासलाहियत नौजवान वकील की हैसियत से वो सामने आए हैं, और उनका एक माजी का बहुत बैकग्राउंड है, और मेरिट के हिसाब से अगर हमने देखा है तो उन्हें हर तरह से बेहतर और पाया है। इसलिए सब दोस्तों की मशावरत से इस हवाले से हमारा ये मुतालबा है कि मेरा भी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरिट पर कंसिडर करते हुए आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब को जो है वो अपने कीमती वोट से नवाजें। खित्ते में जो वकला है, काबिल वकला की कोई कमी नहीं है, और लेकिन यह है कि उन्हें किसी न किसी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और फिर जहाँ तक अगर किसी तौर पर वो इंडक्शन हो भी जाए, एलिवेशन हो भी जाए, उनको जो है वहाँ से कन्फर्मेशन से ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं वकला में, जनूबी पंजाब में, ये काफ़ी
इस तरीके से महसूस की जा रही है कि जिससे डेप्रीवेशन जो है वो मुल्तान के वकला में, जनूबी पंजाब के वकला में, बहावलपुर के वकला में ये उभर कर सामने आ रही है। तो लिहाजा ये है कि मुल्तान के वकला को भी इसी तरह चांस देना चाहिए जैसे कि अपर पंजाब के वकला को दिया जाता है। और इसी तरह और मुल्तान के वकला जो हैं ना वो मेहनत में किसी तौर कम है और ना ही काबिलियत में कम है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिस पे कोई हमारी कौम जो है कोई उम्मीद वाबस्ता कर सकती है तो वो बिलाशुबा ये लीगल फ्रेटर्निटी है। मैं पूरी लॉजिक के साथ ये बात करना चाहूँगा क्योंकि लास्ट ईयर जैसे आप समझ रहे हैं कि लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ तो हमारा एक ग्रुप जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीता। लेकिन अमूमन ये होता है कि हमारे अदारे जो हैं अगर एक रवायत पड़ जाती है किसी के जीतने की तो वो ही जीतता है। लेकिन इस दफ़ा सबको पता है, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को भी पता है, हमारे माशरे के बाकी तमाम तबकों को भी पता है कि इस वक्त इस दफ़ा दूसरे ग्रुप का कैंडिडेट जो बैरिस्टर आबिद शाह ज़ुबैरी है जिसके लिए मैं आज यहाँ आपके शहर में हाज़िर हूँ, तो वो टोटली सारी की सारी फ़ज़ा उसके लिए जो है वो अपना उसकी फेवर में जा रहे हैं। जब तक हम अच्छे वोटर नहीं बनते और अच्छे ओहदेदार के लिए आवाज़ नहीं उठाते और हमारे प्रोफेशनल लोग जो कभी हमारी ताबनाक एक हमारी तारीख थी वो नहीं आना शुरू होते, उसके लिए हमें तगोदो करनी है। और आज हम उसी तगोदो में इस एक बड़े इंतहाई शरीफ और बहुत मशहूर वकील जो बैरिस्टर आबिद शाह ज़ुबैरी की शक्ल में है वो इसीलिए हम लेके आए कि हमारी आवाज़ एक पूरी न्यूट्रल पॉजिटिव एक अपोजिशन के लीडर के तौर पे होनी चाहिए। कि आपने मुझे मौका दिया। राव साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस तरह मौका दिया। आप बड़ी इज्जत है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरा मकसद आप सही फरमाते हैं कि लोग आके बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ने अगर मौका दिया तो उस पर अमल होते हुए भी आप देखेंगे। नंबर 1 मेन हमारा जो मकसद है वो है ये हमारा कि इंडिपेंडेंस ऑफ दी बार, ये मेरा मेन मकसद है। हम स्टेट एजेंसी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ बार क्या है कि वकील को इज्जत से सुना जाए, उसके केस लगें कोर्टों में, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में, और अपॉइंटमेंट्स मेरिट पे हों। और मेरा इंशाल्लाह मंशूर ये है, जो बेसिक मंशूर ये है कि एक डायलॉग होगा। अब ये स्टेटस को नहीं चल सकता। डायलॉग क्या होगा? डायलॉग ये होगा कि जी आप एक मुरतब करें तरीक़ाकार के वकील को किस तरह से पेश होना है, उसके केस को किस तरह से लगना है। ये बेसिक काम है बार का। ये यहाँ की मुसीबत है कि मतलब आप बताएं वकील लोग परेशान हैं कि उनके मौक्किल उनसे फ़ीस भी वापस मांग रहे हैं, कह रहे जी आप तो केस ही नहीं लगवा सकते। वो तो दूर की बात है कि आप केस चलाएंगे, और जब चलता है केस वो बैठा होता है पीछे, उसके सामने जो बेइज्जती होती है वकील की। ये बाहर का काम है। बाहर का काम ये नहीं है जजों से दोस्ती करना या इस मनसब को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। मेन मकसद ये है कि आप उनको बावर कराएं कि जी अब ये सिस्टम के हम दोनों बराबर के वो शरीक हैं। आपको सुनना है, आपको उसके लिए आपको अल्लाह ने एक नाइब बना के दुनिया में इस पे बिठाया है कुर्सी पे, आप उसका हक अदा करें और पेशेंस से सुने। इंशाल्लाह एक दिन आप भी खड़े होंगे किसी बड़ी अदालत के सामने, वहाँ भी आप चाहेंगे कि आपके साथ भी इंसाफ हो। तो जो मौका आता है, मैं तो एक से बयान कर रहा हूँ, तो उसका केस आप उसको सुने। ये हमारा मेन मकसद है। फिर सीनियरिटी का इशू है, उस पर भी हमारा एक है कि मतलब कि जो एक तरीका क्या मुरतब किया जाए जिसपे जजेस वगैरह हो, मेरिट पे अपॉइंटमेंट हो और मेरिट पे ये जो सिस्टम 175 ये इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसमें भी कोशिश की जाए बाहर की तरफ से कि इसको अमेंडमेंट की जाए इसके अंदर। ये फेल हो गया है सिस्टम। आप खुद देखें इसका सुप्रीम कोर्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन से? एक जजेस एक तरफ है, दूसरी तरफ है, और 5 कुर्सियाँ खाली हैं। मतलब कि आप देखें जजेस मुकम्मल नहीं, वो जज अपॉइंट नहीं हो सक रहे। जब हाईएस्ट कोर्ट में जज अपॉइंट नहीं हो रहे तो नीचे क्या हो रहा है फिर आप खुद सोच रहे हैं। ये भी एक चीज़। फिर हमारा एक हमेशा एक चूरन दिया जाता है, हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है प्लॉट्स के लिए। इलेक्शन से पहले हमेशा वो आके एक कहते हैं अलॉटमेंट ले लो। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, हम उस पर काम करेंगे, कमेटी बनाएंगे सीनियर वकला की, ताकि वो कमेटी आगे चलती रहे। चाहे जो भी कमेटी आए वो एक परमानेंट बॉडी बने, ताकि वो मसला हल करे। लोगों ने, हमने, सबने, आपने पैसे दिए मैं 7 साल से, आज हमें दे दिया। अब 20 तारीख को सुना उन्होंने वो रख लिया है ग्राउंड ब्रेकिंग। अगर आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है तो फिर जस्टिस गुलजार ने क्या किया था?
देखें, ये इलेक्शन से पहले आप अपने लोगों को बुला के अपने कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करें, ये लेवल हो गया है आपका। और एक चीज और जो मैं करना चाहूंगा, अल्लाह ने मौका दिया, आप देखेंगे कि इस पोजीशन का जो सदर होगा या कमेटी मेंबर होगा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं चमकानी, जो अल्लाह ने रिस्क देना है वो मिलेगा मुझे, लेकिन इस पोजीशन से नहीं लेना। तो ये हमारे मकासद हैं। अल्लाह हमको, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुल्तान का, बहावलपुर का, सारी यहाँ से इतने हमारे दोस्त हैं।